Hello my dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics। इस चैनल पर मैं पूरा प्रयास करता हूँ बच्चों कि आपको फंडामेंटल क्लियर हो, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, चाहे कोई भी थ्योरम हो, चाहे कोई भी थ्योरम हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, हम पूरी कोशिश करते हैं। अभी कल ही हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ाया है, समझाया है और पोस्ट किया है। आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में समझेंगे। और आपको मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छे लगते हैं, जरा भी अच्छे लगते हैं तो उसे सब्सक्राइब करना और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें, इतना तो हमारा हक बनता ही है। तो आए सबसे पहले हम फंडामेंटल थ्योरम समझने का प्रयास करें। किसी भी संख्या को जो एक तरह से कंपोजिट नंबर ही कहलाता है, लगभग कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 or more फैक्टर रखते हैं, यानी उनके फैक्टर 2 या 2 से अधिक अगर मिल जाते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर का फैक्टर जो दिखता है वास्तव में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स उसी पर आधारित है। तो कुछ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और इस एग्जाम्पल को देखें, फिर हम थ्योरम पे चर्चा करते हैं। जैसे हमने 24 लिया है, तो 24 को अगर हम लोग यहाँ 24 को फैक्टराइज करें तो 2 से फैक्टर 2, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। और यदि इसी को हम फिर 24 को पहले अगर 3 से डिवाइड कर दें तो 8 होगा, फिर 2 से 4 होगा, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो आप लोग देख रहे हो कि 24 को पहले हमने 2 से स्टार्ट किया, फिर 2, फिर 2, फिर 3। और अगर हमने 3 से स्टार्ट किया तो 2 से फिर 8 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, फिर 2, फिर 2 मिला। यानी इसके फैक्टर अगर हम इसको लिखना चाहें तो 24 2 into 2 into 2 into 3 ही मिला। और इसका अगर लिखना चाहें 24 का तो 3 into 2 into 2 into 2 ही मिला। एक बात आपको समझ में आ रही है? ध्यान से देखें तो 24 का जो फैक्टर है 2 2 2, यानी 2 का पावर 3 into 3, और यहाँ भी दिख रहा है कि 3 into 2 का पावर 3। इनमें आप ध्यान से देखो तो कोई फर्क नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसको फैक्टर करने चल रहे हैं, तो हमने 2 से शुरू किया तो भी वही मिला, हमने 3 से स्टार्ट किया तो भी हमें वही फैक्टर मिल रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, फिर निर्णय करते हैं इसको देख करके कि हम आगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम 75 को ले रहे हैं, 75 को लिया है, एक एग्जांपल 75 को भी अगर फैक्टर किया जाए तो पहले 3 से करेंगे तो कितना होगा 25। फिर हम जानते हैं कि 25 को 5 से डिविजिबल है, तो 5 से फिर 5 ये 1 आ जाएगा। तो 75 का अगर फैक्टर देखें तो ये होगा 3 5 into 5, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसमें स्टार्ट कर दें 75 को, अगर हम पहले 5 से स्टार्ट कर दें तो 15 आएगा, फिर 5 से स्टार्ट कर दें तो 3 आएगा, फिर 3 1। यहाँ भी मैं देख रहा हूं कि हमने इस 3 से स्टार्ट किया तो भी हमें वही फैक्टर मिल रहे हैं, और अगर हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी इसमें कोई फर्क नहीं है, फिर से वही चीजें प्राप्त हो रही हैं, यानी 5 into 5 into 3, यानी 5 का स्क्वायर into 3, और यहाँ भी क्या होगा 3 into 5 का स्क्वायर।
तो हम इस फैक्टरों को देख करके, इस प्रक्रिया को देख करके ये निर्णय तो ले ही सकते हैं, आसानी से निर्णय हो सकता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर में, जब इसको हम लोग कोई भी किसी भी कंपोजिट नंबर को जब फैक्टराइज करने चल रहे हैं तो फैक्टर हो रहा है और इसके क्रम में कोई परिवर्तन, क्रम के परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरह से अगर हम एक और एग्जांपल 420 लिए हैं, अगर 420 को भी देखें तो हमें वही रिजल्ट मिलने वाला है। 420 को भी अगर हम करें तो देखें 2 से 210, फिर 2 से 105, फिर जो है हम 5 से कर लें तो हो जाएगा 5 to 1, फिर यहाँ 3 से कर सकते हैं 7, फिर 7 से 1। यानी हमने देखा कि 420 का जो है फैक्टर 2 into 2 into 5 into 3 into 7 हमने रैंडमली लिया है नंबरों को। और जरा देखिए, अगर इसी संख्या को फिर से अगर हम 420 ले रहे हैं और अब की रैंडमली नहीं लेंगे, अब की हम क्रम से चलेंगे, 2 से 210, 2 से 105, फिर अब 3 से चलेंगे तो होगा 3 3 जा 9, 1 3 5 जा, फिर 5 से चलेंगे तो 7, फिर 7 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 420 फिर वही 2 into 2 into 5 into 7। यहां पर भी देखिए 420 रैंडमली हमने सेलेक्ट किया नंबरों को, तब भी हमें वही प्राप्त हो रहा है, और हम क्रम से आ रहे हैं तब भी हमें वही प्राप्त हो रहा है। इस ऑब्जर्वेशन से क्या मिलता है हमको? ये ऑब्जर्वेशन क्लियर करता है, 100% क्लियर करता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज, ठीक है, कैन बी फैक्टराइज। देखिए इसमें क्या है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो देखिए प्राइम नंबर के रूप में हम कर सकते हैं, जबकि यहां उस ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर चाहे हम पहले 2 लाएं और चाहे पहले 7 से डिवाइड करें, चाहे पहले 5 से डिवाइड करें, चाहे पहले 3 से डिवाइड करें, इसका कोई फर्क नहीं। तो इस ऑब्जर्वेशन से एक बात तो क्लियर हो गई कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। देयर इज नो नेसेसरी, यानी और ये प्राइम फैक्टर जो है यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब कि इनके अलावा कोई और नहीं। तो यहाँ देखने से क्लियर हो रहा है, अगर हम 420 का एग्जांपल लें तो हमें क्या मिल रहा है 2 2 5 7, और फिर अगर हमने रैंडमली सेलेक्ट किया तब भी तो हमें 2 2 5 3 7, यहाँ भी 2 2 5 3 7, 3 हमने नहीं लिखा यहाँ पे, 2 2 3 5 7, तो 2 2 3 5 7, 2 2 5 3 7। तो हमने क्या देखा, यूनिक है कि नहीं है? यूनिक तब नहीं मानते जब अलग अलग आने लगते, इसलिए ये यूनिक है और इनके क्रम का कोई मतलब नहीं है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या हुआ कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज और एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और दीज प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक and there is no necessary to order और क्रम। आप ये कह सकते हैं कि इसके क्रम का कोई मतलब, हिंदी में सुनिए, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर में प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम फैक्टर के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में कर सकते हैं जिनके जो यूनिक होते हैं और इनके क्रम का कोई मतलब नहीं होता। ये किसी भी क्रम में आएंगे वो हमेशा यूनिक ही रहेंगे। इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लिख दे रहा हूं।
every composite number can be expressed या factorized as a product of prime factor. These factorization या factors, these factors are unique. These factors are unique. Order is not necessary. Order is not necessary. Every composite number can be expressed as a product of prime factor. These factors are unique. Order is not necessary. ये very important. अक्सर बच्चों ये भी लिखने के लिए एक नंबर में आ सकता है और ये फैक्टर करना तो आता ही आता है। आप लोग जब भी LCM SCF निकालते हो तो भी इस फैक्टर का प्रयोग करते हो और इसीलिए ये थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर द हाई स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। नाइन्थ और हाई स्कूल दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं हम, सॉरी इसमें एक सवाल काफी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है 7 into 11 into 13 plus 30 और एक क्वेश्चन है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप देखते होंगे कि ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव दैट इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर को डिफाइन मैं कर चुका हूं, फिर से मैं कर दे रहा हूं कि ऐसे सभी नंबर कंपोजिट कहलाते हैं जिनके 2 और मोर फैक्टर होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझते रहिए। अब देखिए कैसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। तो जैसे अलजेब्रा में हम लोग सवाल को लगाते हैं वही चीज यहाँ कर सकते हो। देखो यहाँ 13 plus 13 है, तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, 13 को यहाँ हम कॉमन ले लेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो 13 को जैसे ही कॉमन लेंगे ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या बचेगा 7 into 11, ये तो कॉमन हो चुका है, प्लस यहाँ कॉमन होगा तो 1 आ जाएगा। फाइनली 30 और ये होगा 77 plus 1, तो ये होगा 13 और ये होगा 78 और 78 कैन बी फैक्टराइज्ड इजीली 2 or more फैक्टर, यानी 13 और इसको अगर लिखे तो 2 into 39 और 39 को भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। तो हम देख रहे हैं कि हम तो 2 फैक्टर की बात सोच रहे थे, यहां पर तो इतने सारे फैक्टर मिल गए 13 2 into 3 into 13। इसलिए हम कहेंगे कि बाय द डेफिनेशन ऑफ ये क्या नाम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। तो बाय द डेफिनेशन हम कह सकते हैं इसको, बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है।
यहां पर देखिए, यहां पर 5 और 5 को मार्क कर रहा हूं क्योंकि प्लस साइन के साथ 5 है और यहां भी 5 है। तो क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, 4 के 12 में 24 और 6 7 42, तो 42 और 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में 8, 4 चौको 16 और 4 20, 2 4 में 8 तो 10, ये आ गया 1008 प्लस 1, इसका मतलब 5 इंटू 1009। ये 2 फैक्टर तो साफ साफ दिख रहा है। तो फिर से डेफिनेशन वही, कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन से बाय द डेफिनेशन, या फिर से लिखेंगे कि बाय द डेफिनेशन इट इज कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, इसको हम आसानी से कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है, 4 टू द पावर n, या दूसरा क्वेश्चन 6 टू द पावर n। ये कहता है कि n के किस मान के लिए, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ n जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, यानी n की वो वैल्यू बताओ या n का कौन सा मान होगा जिसके लिए जब भी n की वैल्यू रख देंगे तो इसकी वैल्यू ऐसी आए जिसका अंतिम डिजिट लास्ट डिजिट 0 हो, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो बच्चों मैं साफ साफ आपको बता दूं कि किसी भी संख्या में चाहे उसका पावर कुछ भी क्यों ना हो, उसमें अगर फैक्टर के नाम पे 2 और 5 अगर नहीं होगा तो कभी भी वो 0 नहीं आ सकता है, चाहे n का कोई भी पावर आप ले लो। इसलिए हम इसमें इस सवाल में सबसे पहले यही ढूंढने का प्रयास करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, यही ढूंढने का प्रयास करो कि इसमें 2 के अलावा 5 है क्या, और यदि 5 मिलता है तो 2 है क्या, और यदि 2 है तो 5 है क्या। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 4 की बात करते हैं। तो 4 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 टू द पावर n। हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि यहां पर 2 और 2 है, 5 एब्सेंट है, तो n का चाहे जो भी मान आप ले लो, n का चाहे जो भी मान ले लो, किसी भी प्रकार से ये इसका जो अंतिम अंक होगा वो 0 नहीं हो सकता है। तो लिखोगे इसके आंसर में कि इन फैक्टर ऑफ 4 5 is absent. This implies that for any value of n, 4 to the power n is not int with 0. Not int with 0, और यही बात यहां भी होगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहां भी वही होगा, 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 का पावर n। यहां भी आप ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बच्चों, 2 और 3। और हमने क्या कहा कि कोई भी नंबर हो, कोई भी पावर लेना हो, किसी भी संख्या का कोई भी पावर लेना हो, उसके फैक्टर में 2 और 5 होना आवश्यक है, तभी उस कोई भी पावर लेंगे तो उसका अंतिम डिजिट 0 आएगा। क्लियर? तो अब यहां क्या फिर से दिखाएंगे कि इन फैक्टर ऑफ 6 5 is absent. This implies that 6 to the power n for any value of n for any value
6 to the power n not end with 0. Clear? All of student clear? Yes, very good. वाओ, फैक्टर तो आना ही चाहिए। ये बात समझ में आती नहीं बच्चों आसानी से, तो ये इसका आंसर होगा। और हमेशा इस सवाल को इसी तरह लगाते रहिएगा क्योंकि बहुत ही इजी तरीका है। और इसके अलावा आप जाओगे किताब में तो पूरा उसमें वर्ड में ही लिखा हुआ है, इसलिए बच्चे इस सवाल से घबराते हैं, जबकि ऐसे कोई खास बात नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। अब आइए कुछ ऐसे सवालों को लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रूव दैट √2 r √2 क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। इस पर हमेशा ये बदला जा सकता है। इसके स्थान पर हम √3 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हम चेंज कर सकते हैं, प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर, और इसके स्थान पर √3 √5 कोई भी प्लॉट किया जा सकता है। तीनों एक ही तरह से लगता है। इसका बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके को ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब इसके प्रूफ में चलिए। सबसे पहले इसको जब भी प्रूफ करना है बच्चों, तो इसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव किया जाता है। हम मान लेंगे कि ये √2 जो है इररेशनल नंबर नहीं, हम रेशनल नंबर मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमको अगर किसी मेज को मेज सिद्ध करना है तो मान लेंगे कि वो कुर्सी है, और जब हम लोग कुर्सी के प्रॉपर्टी से मेल कराना स्टार्ट कर देंगे तो मेल खाएगा नहीं। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना होगा, कहना होगा कि नहीं भाई ये कुर्सी नहीं है, ये मेज है। एज द सेम वे √2 को हम रेशनल नंबर मान लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो रेशनल नंबर ही हो, और होगा नहीं ऐसा। आइए चलते हैं। लेट √2 इज एन इररेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और ये मानेंगे कि यहां दिखाएंगे कि √2p/q, यहां दिखाएंगे q नॉट इक्वल्स टू 0, और रेशनल नंबर का होता है ये दोनों अपने मिनिमम फॉर्म में होते हैं, मिनिमम फॉर्म में होते हैं, यानी इसके स्मॉलेस्ट में होते हैं। और इसीलिए लिखते हैं कि pq हैव नो प्राइम फैक्टर, सॉरी नो कॉमन फैक्टर। PQ हैव नो कॉमन फैक्टर। अब आगे बढ़ते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या होगा 2, ये होगा p² q², क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें इसका इसमें, तो क्या होगा p² = 2q²। और ये क्या करता है, अगर 2q² है तो स्पष्टली मैं इसको लिख सकता हूं कि p² इज डिविजिबल बाई 2। तो एक थ्योरम हमारे पास है कि अगर p² 2 से डिवाइड होता है तो उसका √p² का √p भी 2 से डिवाइड होगा। जैसे अगर 16 2 से डिवाइड है तो उसका √4 भी 2 से डिवाइड होगा 100%। अगर 27 3 से डिवाइड है तो उसका 27 का स्क्वायर रूट भी 3/3 हो जाएगा, तो वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लिखेंगे p इज
डिविजिबल बाय 2। तो अगेन हम लिख सकते हैं, अगेन लेट p इज इक्वल टू 2m, फिर इसको स्क्वायर कर देंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। और ये जो पहला इक्वेशन हम लोग को मिला है और ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको फ्रॉम 1 एंड 2 लिख सकते हैं कि 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, फिर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, फिर से लिखेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। This implies that q is divisible by 2। और हमने क्या माना है बच्चों, यहां पर क्या माना है कि p q है नो कॉमन फैक्टर, पर यहां क्या आ रहा है, इसका भी कॉमन फैक्टर 2 मिल गया और इसका भी कॉमन फैक्टर 2 मिल गया। तो यहां कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस हुआ ना, 100% कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस हुआ। तो लिखेंगे बाय द रूल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, यहां लिख दे रहे बाय द, या यहां लिखेंगे हियर प्रोड्यूस कॉन्ट्रडिक्शन, लिखेंगे हियर प्रोड्यूस ए कॉन्ट्रडिक्शन, एंड सही लिखिए बाय द रूल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बाय द रूल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लिखिए अंडर 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, बस इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और सेम यही चीज √5 लिख के कर सकते हैं, √3 लिख के कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द हाई स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। और इसी के साथ एक और एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल है क्वेश्चन बनाकर 3 + 2 √5 या 5 √3, दोनों में से कोई भी, ऐसे इनको भी इररेशनली सिद्ध करना है। वैसे तो हम जानते हैं कि सम ऑफ 2 इररेशनल नंबर, देयर इज नो नेसेसरी कंडीशन कि वी विल गेट द irrational or rational, we can get both, either rational or rational, but one irrational and one rational number, the addition of rational and irrational 100% you get the irrational number। तो देखने से तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये irrational है, ये भी irrational है। क्यों? क्योंकि 3 is rational and 2 √5 is irrational, 5 is rational and 2 √3 is irrational। Due to the resultant 5 minus √3, 3 + 2 √5 is irrational, but we may proceed to prove this। How prove? Very simple। यहां भी वही करेंगे हम, प्रूफ में लिखेंगे let 3 + 2 √5 is rational number। और इस बार हम p q नहीं मानने वाले, लिख लेंगे 3 + 2 √5 = x, और x को दिखाएंगे ये q जो है रैशनल का संकेत है, नोटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो दिखाएंगे कि q इज द रैशनल नंबर, ये इज द रैशनल नंबर का संकेत है, q इज द रैशनल नंबर। अब 3 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 2 √5 = x - 3। तो निश्चित रूप से कि रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल इज इरेशनल, सॉरी रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल।
2 से डिवाइड करते हैं। अंडर रूट 5 इक्वल टू एक्स माइनस 3/2। फिर से यहाँ लिखते हैं कि x माइनस 3 रेशनल है, फिर 2 रेशनल है, तो डिवीजन करेंगे तो ये ही रेशनल आएगा। और वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर अंडर रूट, बट यहाँ लिखेंगे बट वी नो दैट रूट 5 इज irrational number, this implies that root 5 not equals to x minus 3/2. Here proves a contradiction due to rule of contradiction. 3 plus 2 root under 5 is irrational number. यहाँ तो हमने लेटे हैं, यहाँ भी रेशनल नंबर प्रूव करना हम लोगों को, ये तो लेट किया गया है रेशनल नंबर, पर क्या हुआ, रेशनल आया नहीं। इसी तरह से इसको भी हम लोग प्रूव कर देंगे। अब एक लास्ट टॉपिक बच्चों, बोर्ड में ये सब सवाल जो बता रहा हूं मैं 100% बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। एक लास्ट सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि 23/2 रूट 4 इंटू 5 स्क्वायर, या दूसरे क्वेश्चन के रूप में हम लिखते हैं क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के रूप में कि 37/2 रूट 3 इंटू 5/2 कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ मेनी डिजिट आफ्टर डेसिमल, यानी दशमलव के कितने अंक बाद ये समाप्त हो जाएंगे। इसका सबसे सिंपल उपाय है कि 2 का पावर देखिए और 5 का पावर देखिए, दोनों का पावर देख करके और दोनों का पावर सेम करने का प्रयास करें। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज। तो अगर 2 का पावर 4 है तो 5 का पावर 4 भी बना लिया जाए। इसके लिए 5 और 2 और 5 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी यही काम करेंगे कि 2 का पावर 3 है,